नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, भारत के नेशनल पार्क्स की दुनिया में। हाँ, और हमारे सामने जो जानकारी है वो मतलब एक तरह से इन पार्कों की पूरी कुंडली है। हर राज्य की कहानी, वहाँ के जानवर और उनकी खासियतें। तो आज का मिशन बिल्कुल साफ है। पहले तो ये समझना कि ये नेशनल पार्क होते क्या हैं, फिर भारत के कुछ सबसे हैरत अंगेज पार्कों की सैर करना और ये जानना कि आखिर वो इतने जरूरी क्यों हैं। और ये सफर सिर्फ जगहों के बारे में नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और उसे बचाने की जबरदस्त कोशिशों की कहानी है। हर पार्क अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक अलग इकोसिस्टम, जिसकी अपनी चुनौतियां और अपनी जीत की कहानियां हैं। वाह, तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो बिल्कुल बेसिक है। पूछिए, ये नेशनल पार्क होता क्या है? मतलब ये किसी आम घने जंगल से अलग कैसे है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है। देखिए, एक नेशनल पार्क सिर्फ पेड़ों और जानवरों का झुंड नहीं है। ये कानूनी तौर पर समझिए सुरक्षित किया गया इलाका है, जहाँ पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हाँ, मतलब वहाँ की जमीन, पानी, पेड़ पौधे और जीव जंतु सबको उनके कुदरती रूप में बचाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ इंसानी दखलंदाजी जैसे शिकार हो गया या चराई या खेती, ये सब लगभग पूरी तरह से बैन होती है। अच्छा, मकसद होता है प्रकृति को वैसा ही बनाए रखना जैसी वो है। तो मतलब प्रकृति को पूरी तरह से उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये तो कमाल की बात है। पर मुझे हमेशा ये लगता था कि क्योंकि ये राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क हैं, तो इन्हें घोषित करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास ही होगा। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है और लॉजिकल भी लगती है ना? बिल्कुल। पर असल में हमारे स्रोत बताते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। ओह, अच्छा। राज्यों को जी। राज्य सरकार ही एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी इलाके को नेशनल पार्क घोषित करती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्थानीय जरूरतों और उस जगह की खासियत का ध्यान रखा जा सके। कुछ खास मामलों में केंद्र सरकार भी दखल दे सकती है, लेकिन ज्यादातर ये राज्य का ही फैसला होता है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो अब जब हमें इसकी परिभाषा और इसे बनाने की प्रक्रिया समझ आ गई है, तो चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। जनवरी 2026 तक भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। और इन 107 में जो विविधता है वो गजब की है। बिल्कुल। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है लद्दाख का हिमिस नेशनल पार्क। इसका एरिया 4400 वर्ग किलोमीटर। 4400। हाँ, और ये स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं का घर है। और दूसरी तरफ सबसे छोटा पार्क है अंडमान और निकोबार का साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और वो कितना छोटा है? सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर का। सोचिए, ये पैमाना ही हमें संरक्षण की असली कहानी बताता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा पार्क ज्यादा जरूरी है और छोटा कम। इसका मतलब है कि संरक्षण का मकसद सिर्फ विशाल जंगलों को बचाना नहीं। एक छोटा सा द्वीप भी अगर उसकी बायोडाइवर्सिटी अनूठी है, जैसे कि वहाँ के कोरल रीफ्स, तो उसे भी राष्ट्रीय स्तर का महत्व मिल सकता है। ये तो बहुत बढ़िया नजरिया है। और एक और मजेदार तथ्य, भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क, हाँ, 1936 में बना था, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। आज हम सब उसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में है। और उसके ठीक बाद 9 पार्कों के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। यहाँ पर एक मिनट रुककर ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मध्य प्रदेश का भारत के दिल में होना, जहाँ साल और टीक के घने जंगल हैं और एक बड़ी टाइगर आबादी है, इसे एक नेचुरल हब बनाता है। सही बात है। वो भारत की जमीनी वाइल्ड लाइफ का गढ़ है। वहीं अंडमान और निकोबार के 9 पार्क हमें ये बताते हैं कि भारत का संरक्षण सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल समुद्र तक भी है। बिल्कुल, हमारी समुद्री और द्वीपीय जैव विविधता को बचाने पर उतना ही जोर है। ये भारत की संरक्षण रणनीति की गहराई को दिखाता है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। तो चलिए इसी जानकारी के साथ भारत के नक्शे पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, एकदम उत्तर से। चलिए। लद्दाख में तो हिमिस है ही भारत का सबसे बड़ा पार्क। इसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर पर, जहां 3 पार्क हैं,
लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क का नाम सबसे अलग चमकता है। और चमकना भी चाहिए। इसका नाम डॉक्टर सलीम अली के नाम पर है, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इनके बारे में। वो भारत के सबसे बड़े पक्षी विज्ञानी थे। तो ये पार्क सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति प्रेम को दी गई एक श्रद्धांजलि है। उत्तर के पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। हिमाचल में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 2014 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट तो ऐतिहासिक है ही। ये सिर्फ भारत का पहला नेशनल पार्क नहीं है, यहीं से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ बाघों को गिनने का मिशन नहीं था, इसने भारत में संरक्षण का पूरा नजरिया ही बदल दिया। कैसे? इससे पहले हम किसी एक जानवर को बचाने की सोचते थे। प्रोजेक्ट टाइगर ने हमें सिखाया कि अगर बाघ को बचाना है तो उसके पूरे घर को, मतलब पूरा जंगल। हाँ, उसका जंगल, पानी के स्रोत और उसका शिकार जैसे हिरण और सांभर, इनको भी बचाना होगा। ये एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच थी, जिसने इसे भारत का सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रम बना दिया। तो एक पार्क ने पूरे देश के कंजर्वेशन की दिशा बदल दी। कमाल है। पहाड़ों से उतरकर अब रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। राजस्थान। केवलादेव। हाँ, पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव नेशनल पार्क 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, और ये भारत की पहली रामसर साइट्स में से भी एक है। स्रोत में एक और बात लिखी है कि ये मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये क्या है? देखिए, रामसर साइट का मतलब है अंतरराष्ट्रीय महत्व की कोई आर्द्र भूमि, यानी वेटलैंड। ठीक है। लेकिन जब कोई रामसर साइट प्रदूषण या इंसानी दखलंदाजी की वजह से खतरे में आ जाती है, तो उसे मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। ओह, अच्छा। ये एक तरह की रेड लिस्ट है, जो कहती है कि इस जगह पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, वरना हम इसे खो देंगे। हाँ, तो केवलादेव का इस लिस्ट में होना, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल, ये हमें उसकी नाजुक स्थिति की याद दिलाता है। ये तो एक तरह की इमरजेंसी वार्निंग हो गई। अब राजस्थान से आगे बढ़ते हैं, उस जगह जहां जंगल का राज अपनी पूरी शान से रहता है, गुजरात का गिर नेशनल पार्क। और हाल ही में ये केनाइन डिस्टेंपर वायरस की वजह से चर्चा में थी। हाँ, और वो घटना इस बात का एक दुखद उदाहरण है कि जब किसी जानवर की पूरी आबादी एक ही जगह पर सीमित हो, तो खतरा कितना बढ़ जाता है। मतलब एक बीमारी पूरी की पूरी प्रजाति को मिटा सकती है। इसलिए अब गिर के कुछ शेरों को भारत में दूसरी जगहों पर बसाने की बात चल रही है, ताकि रिस्क को कम किया जा सके। अब आते हैं भारत के दिल में, मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। यहाँ 11 नेशनल पार्क हैं। इनमें से 2 की कहानी तो बहुत ही मशहूर है। पहला है पेंच नेशनल पार्क, मोगली लैंड। हाँ, इसे मोगली लैंड भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर द जंगल बुक की प्रेरणा यहीं के जंगल थे। ये सोचकर ही कितना रोमांचक लगता है कि मोगली, बघीरा और शेर खान की कहानियां शायद यहीं जन्मी हो। सही बात है। और दूसरा पार्क है कूनो नेशनल पार्क, जो हाल के सालों में तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, चीतों की वजह से। बिल्कुल। कूनो वही जगह है जहां 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया। 70 साल बाद भारत की धरती पर चीतों की वापसी। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे रीवाइल्डिंग कहते हैं ना? हाँ, रीवाइल्डिंग। ये संरक्षण का एक नया और साहसिक कदम है, जहां हम सिर्फ बचे हुए जानवरों को नहीं बचा रहे, बल्कि एक विलुप्त हो चुके जानवर को वापस उसके पुराने घर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये कंजर्वेशन के इतिहास में एक मील का पत्थर होगा। चलिए अब भारत के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन नेशनल पार्क, रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़, सबसे बड़ा गढ़, और अपने मैंग्रोव जंगलों के लिए तो ये दुनिया भर में जाना जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रामसर साइट दोनों हैं। सुंदरबन का इकोसिस्टम किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ के बाघों ने खुद को खारे पानी और दलदली जमीन के हिसाब से ढाल लिया है। अच्छा। हाँ, वो तैरने में माहिर हैं और केकड़े और मछलियां तक खा लेते हैं। ये प्रकृति के अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जिंदगी कैसे भी हालात में अपना रास्ता बना लेती है। अब थोड़ा और पूर्व में चलते हैं, उड़ीसा, जहां का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्रोत के मुताबिक भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता है सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 2016 में यूनेस्को ने इसे भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये मिश्रित या मिक्स्ड साइट का मतलब समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। इसका मतलब है कि इसका सांस्कृतिक और प्राकृतिक
दोनों तरह का महत्व बराबर है। ये सिर्फ एक खूबसूरत जंगल नहीं है, बल्कि कंचनजंगा पर्वत को स्थानीय समुदाय पवित्र मानते हैं। ओह, वहाँ कई मठ और पवित्र स्थल हैं। तो यूनेस्को कह रहा है कि यहाँ की प्रकृति और यहाँ की संस्कृति दोनों को एक साथ बचाने की जरूरत है। ये प्रकृति और इंसान के रिश्ते का सम्मान है। और अब पूर्वोत्तर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गया। केबुल लामजाओ। हाँ, मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एक पल के लिए बस सोचिए, एक पूरा का पूरा पार्क जो लोकटक झील पर तैर रहा। ये फुमडीज नाम की तैरती हुई वनस्पति के द्वीपों पर बना है। अविश्वसनीय है ये तो। और ये अविश्वसनीय रूप से एक नाजुक इकोसिस्टम है। यहाँ के संरक्षण के नियम भी जमीन के पार्कों से बिल्कुल अलग होते होंगे। और संगाई हिरण भी तो यही मिलता है। हाँ, ये संगाई हिरण का आखिरी प्राकृतिक घर भी है, जिसे उसके कूदने के अंदाज की वजह से डांसिंग डियर भी कहते हैं। वाह, एक तैरता हुआ पार्क जिस पर नाचने वाले हिरण रहते हैं, ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। पूर्वोत्तर में और भी खास जगह हैं, जैसे मिजोरम का फवंगपुई नेशनल पार्क, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ये हाल ही में झूम खेती के कारण लगी आग की वजह से खबरों में था। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती को सामने लाता है। झूम खेती वहाँ के समुदायों की एक पारंपरिक प्रथा है, लेकिन इससे जंगलों को नुकसान पहुँचता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि स्थानीय लोगों की परंपराओं और जंगल के संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये तो बहुत मुश्किल होगा। ये संरक्षण की सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक है। और त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये भी एक बहुत जरूरी कदम है। अक्सर हमारा ध्यान बड़े और करिश्माई जानवरों जैसे बाघ और शेर पर ही रहता है। सही बात है। लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड जैसे कम ज्ञात लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण जानवरों पर ध्यान देना दिखाता है कि भारत में संरक्षण का दायरा अब बढ़ रहा है। और अब हमारी इस शानदार यात्रा का आखिरी पड़ाव दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट। यहाँ पश्चिमी घाट की अनूठी जैव विविधता को बचाने के लिए पार्कों का एक पूरा नेटवर्क है, जैसे कर्नाटक का बांदीपुर, तमिलनाडु का मुदुमलाई और केरल की साइलेंट वैली। बिल्कुल, बांदीपुर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बने शुरुआती पार्कों में से एक था। ये 2019 में मंकी फीवर फैलने की वजह से भी चर्चा में आया था, जो एक और उदाहरण है कि ये पार्क सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए भी कितने जरूरी हैं। तमिलनाडु का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे पुराना पार्क है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व एक और भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ नेशनल पार्क जैसा एक कोर जोन ही नहीं होता, बल्कि उसके चारों ओर एक बफर जोन और एक ट्रांजिशन जोन भी होता है, जहां इंसानी बस्तियां और गतिविधियां भी होती हैं। अच्छा, इसका मकसद होता है इंसान और प्रकृति के बीच एक संतुलित रिश्ता बनाना। तो मुदुमलाई उस बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे सुरक्षित दिल वाला हिस्सा है। और केरल की बात करें तो वहां का साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे भारत के सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाले इलाकों में से एक माना जाता है। इसका नाम साइलेंट वैली क्यों है? कहते हैं कि इसका नाम साइलेंट वैली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सिकाडा यानी झिंगुर की तेज आवाज नहीं होती, जो आमतौर पर ट्रॉपिकल जंगलों की पहचान है। ओह, इसकी ये शांति ही इसकी अनूठी और अनडिस्टर्ब्ड जैव विविधता का प्रतीक है। और आखिर में अंडमान और निकोबार, जैसा हमने पहले बात की, यहाँ नॉन नेशनल पार्क हैं, जिसमें भारत का सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड भी शामिल है। हाँ, और ये द्वीप समूह समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ के नेशनल पार्क्स का फोकस कोरल रीफ्स, समुद्री कछुओं और मैंग्रोव्स पर होता है, जो भारत के बाकी पार्कों से इन्हें बिल्कुल अलग बनाता है। तो ये थी हमारी यात्रा लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर सुंदरवन के दलदली जंगलों और अंडमान के नीले समंदर तक। की शुरुआत होती है उत्तराखंड से, जिसे यहाँ बाघ परियोजना की जन्मभूमि कहा गया है। और जाहिर है सबसे पहला नाम आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। बिल्कुल। यहाँ एक कमाल की बात पता चलती है। हम आज इतने सारे नेशनल पार्कों की बात करते हैं, लेकिन ये सफर 1936 में इसी पार्क से शुरू हुआ था। हाँ।
ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। हाँ, और ये तारीख 1936 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो दौर था जब दुनिया भर में संरक्षण को लेकर एक नई सोच उभर रही थी। अच्छा। शिकारगाहों को संरक्षित क्षेत्रों में बदलने का जो विचार था वो जोर पकड़ रहा था। तो भारत में इस पहले कदम का उठाया जाना उस वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बनने जैसा था। ये सिर्फ एक पार्क की स्थापना नहीं थी, ये एक विचारधारा की शुरुआत थी। और इस पार्क की अपनी पहचान भी काफी मजबूत है। जानकारी में लिखा है कि इसके बीच से रामगंगा नदी बहती है, जिस वजह से इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। सही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का हाँ, और वो एक बहुत ही सोचा समझा शुरू होना। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये सबसे पुराना पार्क था? ये एक बहुत ही रणनीतिक फैसला था। सोचिए, आपको देश का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम शुरू करना, आप उसे किसी अनजान जगह से तो शुरू नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक ब्रांड का इस्तेमाल करेंगे। जिम कॉर्बेट तब तक मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना माना नाम बन चुका था। अच्छा। तो यहां से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने का मतलब था कि इस पहल को तुरंत विश्वसनीयता मिली, पहचान मिली। वाह। ये एक इकोलॉजिकल फैसले से ज्यादा एक शानदार कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का फैसला भी था। वाह। ये सिर्फ एक इकोलॉजिकल फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा मार्केटिंग और पीआर फैसला भी था, ताकि प्रोजेक्ट टाइगर को दुनिया की नजरों में लाया जा सके। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। नोट्स में लिखा है कि जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क तीनों की स्थापना 1936 में हुई। एक ही साल में 3 बड़े पार्क। क्या ये महज एक संयोग था या उस समय कोई बड़ी नीतिगत हलचल हो रही थी? नहीं, ये संयोग तो बिल्कुल नहीं लगता। ये उस समय की प्रशासनिक इच्छा शक्ति को दिखाता है। अच्छा। देखिए, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके बाद प्रांतों को ज्यादा अधिकार मिले थे। तो ऐसा लगता है कि उस दौर में संयुक्त प्रांत, जो आज का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, उसकी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बहुत ही प्रगतिशील रुख अपनाया था। एक साथ 3 बड़े और अलग अलग इकोसिस्टम वाले क्षेत्रों, कॉर्बेट के तराई, नंदा देवी के ऊंचे पहाड़ और राजाजी के शिवालिक, इनको संरक्षित घोषित करना एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी कदम था। सही बात है। 1936 को भारतीय संरक्षण के इतिहास का एक गोल्डन ईयर कहा जा सकता है। कमाल है। तो उत्तराखंड में संरक्षण की नींव बहुत मजबूती से रखी गई थी। चलिए अब इन पहाड़ों से उतर कर देखते हैं कि ये सोच मैदानी इलाकों तक कैसे और कब पहुंची। अगला जिक्र है उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क का, जो 1977 में लखीमपुर खीरी में स्थापित हुआ। हाँ, और दुधवा की कहानी संरक्षण के अगले चरण को दिखाती है। मतलब ये सिर्फ बचे हुए जंगल को बचाने की नहीं, बल्कि खोए हुए जानवरों को वापस लाने की भी कहानी है। ये तराई के इकोसिस्टम का एक शानदार उदाहरण है। एक ऐसा लैंडस्केप जो कभी पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। अच्छा। लेकिन अब कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गया। और इन नोट्स में इसे राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र बताया गया है, जहां बाघ और बारहसिंगा तो है ही, लेकिन गैंडों का भी जिक्र है। ये बात इसे खास बनाती है। बिल्कुल। और यहाँ जो गैंडे हैं वे हमेशा से यहाँ नहीं थे। उन्हें 1980s के दशक में असम से लाकर यहाँ फिर से बसाया गया था। अरे वाह। ये भारत के सबसे सफल री इंट्रोडक्शन कार्यक्रमों में से एक है। ये इस बात का सबूत है कि अगर सही प्रयास किए जाएं तो हम किसी जानवर को उसके पुराने घर में वापस ला सकते हैं। दुधवा इस उम्मीद का प्रतीक है। आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन जंगलों को लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी के किनारे बसे इस पार्क से जुड़ी एक हालिया घटना का जिक्र है। हाँ, 2022 में आगजनी की घटना का। और ये हमें याद दिलाता है कि ये संरक्षित क्षेत्र कितने नाजुक हैं। एक तरफ हम जानवरों को फिर से बसाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक चिंगारी पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। सही कहा। वाल्मीकि जैसे पार्क जो घनी आबादी वाले इलाकों के पास हैं, वहां मानवीय दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये संरक्षण की जमीनी हकीकत है, एक निरंतर संघर्ष। इसी संघर्ष के बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं। हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क का जिक्र आता है, जिसे 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया। हाँ। तो रामसर साइट क्या होता है? ये किसी आम पार्क से कैसे अलग है? देखिए, रामसर साइट का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए है। अच्छा। जब किसी जगह को रामसर साइट घोषित किया जाता है तो इसका मतलब है कि दुनिया मानती है कि ये वेटलैंड वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए। सुल्तानपुर हर साल हजारों पक्षियों का घर बनता है जो साइबेरिया और यूरोप से उड़कर आते हैं। तो ये दर्जा मिलने से
इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद और ध्यान मिलता है। ये एक लोकल पार्क को ग्लोबल मैप पर ले आता है। अच्छा, तो ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो उस जगह की अहमियत को पहचान दिलाता है। बिल्कुल। हरियाणा में कलेसर और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क का भी नाम है, जो इस क्षेत्र में संरक्षण के नेटवर्क को पूरा करते हैं। हाँ, और बेतला का भी अपना एक लंबा इतिहास रहा है। ये भारत के शुरुआती 9 टाइगर रिजर्व में से एक था, जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। तो उत्तराखंड में हमने देखा कि संरक्षण की नींव कैसे रखी गई और मैदानों में उसकी सफलता और चुनौतियों को समझा। अब हम उस इलाके की ओर चलते हैं जिसे आज भारत का टाइगर हार्टलैंड माना जाता है, मध्य भारत। बिल्कुल सही। यहाँ कहानी सिर्फ विरासत की नहीं बल्कि बाघों की आबादी को फिर से बढ़ाना और नए इलाके सुरक्षित करने की है। बिल्कुल, ये भारत का वो हिस्सा है जहाँ बाघों की सबसे घनी आबादी है और यहाँ के पार्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो बाघों के लिए एक विशाल कॉरिडोर बनाते हैं। नोट्स में महाराष्ट्र से शुरुआत की गई है। यहाँ ताडोबा, पेंच, नवेगांव, चंदोली, गुगामल और संजय गांधी जैसे कई पार्कों के नाम हैं। इतने सारे नाम एक साथ, इनमें से किस पर बात करें? ताडोबा तो लैंड ऑफ टाइगर्स के तौर पर मशहूर है, लेकिन मुझे संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम थोड़ा चौंकाता है। और यही इसकी सबसे असाधारण बात है। कैसे? सोचिए, मुंबई जैसा महानगर जहां हर स्क्वायर किलोमीटर पर हजारों लोग रहते हैं, उसके ठीक बीच में एक पूरा राष्ट्रीय उद्यान है। एक ऐसा जंगल जहां तेंदुए आजादी से घूमते हैं। ये शहरीकरण और वन्य जीव के सह अस्तित्व की दुनिया की सबसे अनोखी मिसालों में से एक है, और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। यहाँ के तेंदुए लोकल ट्रेनों और बिल्डिंग्स के आसपास घूमते दिख जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और प्रकृति के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। ये सोचना ही कितना अविश्वसनीय है कि मुंबई लोकल से कुछ ही दूरी पर तेंदुए रहते हैं। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास पार्क है। इसके बारे में खास जानकारी यह है कि इसे 2021 में ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये तो काफी हाल की बात है। हाँ, और ये बहुत सकारात्मक विकास है। गुरु घासीदास का टाइगर रिजर्व बनना प्रोजेक्ट टाइगर के विस्तार को दिखाता है। अच्छा, ये सिर्फ मौजूदा पार्कों को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि नए क्षेत्रों को इस नेटवर्क में जोड़ने के बारे में है। ये पार्क मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और झारखंड के पलामू रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी, एक कॉरिडोर का काम करता है। एक कॉरिडोर? हाँ, इससे बाघों को घूमने फिरने और अपनी आबादी बढ़ाने के लिए एक बड़ा और सुरक्षित इलाका मिलता है। ये भविष्य के संरक्षण की रणनीति है। आइसोलेटेड पार्कों की जगह जुड़े हुए जंगलों का एक नेटवर्क बना। समझ गई। तो ये सिर्फ एक और पार्क नहीं बल्कि एक बड़े पजल का एक अहम टुकड़ा है। बिल्कुल सही। आगे गोवा का जिक्र है जहाँ मोल्लेम नेशनल पार्क है। और मोल्लेम की खासियत ये है कि ये गोवा जैसे छोटे से राज्य में पश्चिमी घाट के एक बड़े हिस्से को बचाता है। यह दिखाता है कि संरक्षण के लिए राज्य का आकार नहीं बल्कि इच्छा शक्ति ज्यादा मायने रखती है। यह पार्क अपनी घनी हरियाली, झरनों और अद्भुत जैव विविधता के लिए जाना गया। और इस हिस्से में आखिर में तेलंगाना का जिक्र है जहाँ कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मृगवानी पार्क हैं। ये भी हैदराबाद जैसे बड़े शहर के आसपास ही हैं। बिल्कुल, और ये शहरी जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करता है। ये पार्क शहर के फेफड़ों की तरह काम करते हैं और लोगों को प्रकृति से जुड़ने का मौका देते हैं, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। तो अब अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव में हम भारत के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो अपनी खूबसूरती और अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत। यहाँ की दुनिया ही अलग लगती है। बिल्कुल, पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता तो अपने आप में अद्वितीय है। ये दुनिया के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। अच्छा। यहाँ के जंगल, जानवर, पौधे देश के बाकी हिस्सों से बहुत अलग हैं। यहाँ संरक्षण का मतलब सिर्फ बाघ या हाथी बचाना नहीं, बल्कि एक पूरी नाजुक और अनूठी दुनिया को बचाना है। इन नोट्स में सबसे पहला जिक्र अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ नाम दफा पार्क के बारे में बताया गया है कि ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लेकिन इसके आकार से ज्यादा दिलचस्प इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन ही इसे सबसे खास बनाती है। जानकारी के मुताबिक ये भारत, म्यांमार, चीन ट्राई जंक्शन के पास स्थित है। 3 देशों की सीमा पर एक नेशनल पार्क। यहाँ पे रुककर सोचना होगा, ट्राई जंक्शन जैसी संवेदनशील और रणनीतिक जगह पर एक इतने बड़े राष्ट्रीय पार्क का होना
संरक्षण के साथ साथ उस क्षेत्र के भू राजनीतिक महत्व को भी दर्शाता है। अच्छा, ये ट्रांस बाउंड्री पार्क कहलाते हैं और ये संरक्षण के लिए बहुत जरूरी हैं। जानवर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं पहचानते। सही बात है। नामदफा जैसा पार्क प्रजातियों को भारत और म्यांमार के बीच आने जाने का रास्ता देता है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यहाँ संरक्षण के प्रयास सिर्फ राष्ट्रीय नहीं हो सकते। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है, जो अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। ये तो संरक्षण का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है। बिल्कुल। अरुणाचल में दूसरे पार्क का उल्लेख मॉलिंग के रूप में है, जो सियांग जिले में है। इसके बाद मेघालय का जिक्र है, जहां बालपक्रम और नोकरेक पार्क है। नोकरेक के बारे में लिखा है कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, नेशनल पार्क का मुख्य फोकस वन्य जीवों और उनके आवास के संरक्षण पर होता है। ठीक है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा और समग्र है। कैसे? इसका मतलब सिर्फ जंगल या जानवर नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके की इकोलॉजी और वहां सदियों से रह रहे स्थानीय समुदायों के बीच एक संतुलन बनाना है। इसमें रिसर्च, शिक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाता है। अच्छा। तो नोकरेक सिर्फ एक संरक्षित जंगल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इलाका है जहां प्रकृति और इंसान के पारंपरिक रिश्ते को सहेजने की कोशिश की जाती है। बहुत खूब। और इस खंड के अंत में नागालैंड का जिक्र है, जहां इटांकी नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। हाँ, और इटांकी हाथियों, बाघों और हुलॉक गिबन जैसे कई महत्वपूर्ण जीवों का घर है। हुलॉक गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी यानी एप है। एकमात्र? हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्क कितना खास है। पूर्वोत्तर के ये सभी पार्क मिलके एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो ये थी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की एक झलक इन स्रोतों के माध्यम से।